आज सुबह से पूरे देश में एक ही मुद्दे पर बात हो रही है और वो है विकास दुबे का एनकाउंटर। क्योंकि कल रात जब आपसे हमारी आखिरी मुलाकात हुई थी दिन की, तो हम आपको ये बता रहे थे कि विकास दुबे पकड़ा गया और अब उसे कानपुर ले जाया जा रहा है। और आज सुबह जब आप उठे होंगे तो आपको पहली खबर ये मिली कि विकास दुबे को एनकाउंटर में गोली मार दी गई है। विकास दुबे के एनकाउंटर पर अब देश दो हिस्सों में बंट चुका है। एक तरफ वो लोग हैं जो विकास दुबे के एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं, इसे फर्जी बता रहे हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि विकास दुबे जैसे खतरनाक अपराधियों का यही अंजाम होना चाहिए। और इस तरह के लोग आज देश में बहुत खुश हैं, तालियां बजा रहे हैं इस एनकाउंटर पर। इसलिए आज आपको यह समझना चाहिए कि हमारे देश के लोग एनकाउंटर से इतना खुश क्यों होते हैं, एनकाउंटर पर हमारे यहां इतनी तालियां क्यों बजती हैं और इसे सही क्यों ठहराया जाता है। असल में कई बार स्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि एनकाउंटर के जरिए मिलने वाला इंस्टेंट जस्टिस यानी तत्काल न्याय ही एकमात्र उपाय लगने लगता है और आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हमने अपने देश में ये सारे नियम कायदे किसके लिए बनाए थे और क्या ये नियम कायदे अपने मकसद में कामयाब हो पाए हैं। कल उज्जैन से पकड़े जाने के 24 घंटे के अंदर ही विकास दुबे आज सुबह उसी कानपुर में मारा गया जहां उसने 8 दिन पहले 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की थी, जहां के बारे में वो उज्जैन में सुबह सुबह पुलिस वालों को कह रहा था, मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूं। उसी कानपुर में उसका एनकाउंटर हो गया। विकास दुबे को अपने एनकाउंटर का पहले से ही डर था, इसलिए उसने कैमरों के सामने सोच समझकर एक तरह से उज्जैन में मंदिर में सरेंडर किया था। शायद उसे उम्मीद थी कि वो ऐसा करके एनकाउंटर से बच जाएगा, क्योंकि जब मीडिया के कैमरों के सामने वो एनकाउंटर जब वो सरेंडर कर रहा है तो उसे ये लगा होगा कि पुलिस पर दबाव पड़ जाएगा और अब उसकी जान बच जाएगी। लेकिन अपनी कहानी का जो क्लाइमेक्स विकास दुबे लिखने के बारे में सोच रहा था, वो क्लाइमेक्स उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ ने आज सुबह सुबह बदल दिया। कल तक बहुत सारे लोगों को यह यकीन नहीं था कि सरेंडर करने के बाद अब विकास दुबे का एनकाउंटर होगा। लोग सोच रहे थे कि अब तो इसकी जान बच गई, क्योंकि उसे उज्जैन से कानपुर ले जा रही एसटीएफ की टीम पर लगातार मीडिया की नजर थी। लगातार लाइव टेलीकास्ट हर न्यूज चैनल पर चल रहा था, पूरा मीडिया रिपोर्ट कर रहा था। उसके बारे में पल पल की खबरें लगातार बाहर आ रही थी। मीडिया की गाड़ियां रात भर पुलिस की गाड़ियों का लगातार पीछा कर रही थी, बता रही थी कौन सी गाड़ी में विकास दुबे को रखा गया है, अब वो गाड़ी कहां पहुंची है, यानी पल पल की अपडेट्स देश के तमाम लोगों को मिल रही थी। लेकिन विकास दुबे का अंत करने के लिए यूपी एसटीएफ को आज सिर्फ 15 मिनट का समय लगा। इन 15 मिनटों में किसी को नहीं पता चला कि आखिर हुआ क्या। खबर आई कि विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया है। पुलिस के मुताबिक जिस गाड़ी में विकास दुबे बैठा था वो एक हादसे की वजह से अचानक पलट गई और इसी हादसे में विकास दुबे को भागने का मौका मिल गया। उसने पुलिसकर्मियों से उनकी गन छीन ली और भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस ने विकास दुबे को सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन उसने पुलिसकर्मियों पर फायरिंग कर दी और पुलिस ने जवाबी फायरिंग में विकास दुबे को मार गिराया। ये पुलिस का वर्जन है, ये पुलिस की कहानी है जो पुलिस ने हमें बताई है। बहुत सारे लोगों को इस कहानी पर यकीन नहीं हो रहा और ये कहानी आपने वैसे बहुत बार सुनी भी होगी। आज सुबह से बहुत सारे लोग एनकाउंटर की पुलिस की स्टोरी को, पुलिस की थ्योरी को पूर्व लिखित पटकथा बता रहे हैं और इस एनकाउंटर पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। कह रहे हैं ये तो फर्जी एनकाउंटर है, पुलिस ने जानबूझकर विकास दुबे को मार डाला। ये वही लोग हैं जो कल तक ये कह रहे थे कि विकास दुबे को बचाया जा रहा है। अब जब उसका एनकाउंटर हो गया तो यही लोग कह रहे हैं कि उसे मार क्यों दिया। अगर आप सोचेंगे पहले दिन से, तो अब आप ये सोचिए कि हमारे देश में कितने अजीब लोग हैं और कैसे हमारे देश के लोगों के विचार रातों रात परिस्थितियों के हिसाब से बदल जाते हैं। विकास दुबे ने जिस दिन 8 पुलिस वालों की हत्या की, उस दिन उत्तर प्रदेश पुलिस से लगातार सवाल पूछे गए और उससे पूछा गया कि विकास दुबे को भागने क्यों दिया गया, विकास दुबे को मार क्यों नहीं दिया गया उसी दिन। फिर जब वो भाग गया तो फिर यह पूछा गया कि उसे पकड़ा क्यों नहीं गया अभी तक, और जब वो पकड़ा गया तो कहा गया कि ये गिरफ्तारी नहीं बल्कि ये तो सरेंडर है। और जब वो एनकाउंटर में मार दिया गया तो अब लोग ये पूछ रहे हैं कि विकास दुबे को मार क्यों दिया। पहले दिन ये पूछा कि इसका एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ अभी तक।
दूसरे दिन ये पूछा कि ये भाग गया, ये पकड़ा क्यों नहीं गया। जब पकड़ा गया तो पूछा कि ये सरेंडर है, पुलिस ने पकड़ा नहीं है। और जब एनकाउंटर में मार दिया तो अब कह रहे हैं कि मार क्यों दिया। कई लोगों को लगता है कि एनकाउंटर एक गलत प्रक्रिया और गलत परंपरा है, लेकिन कई लोग हमारे देश में अब इसे सही मानते हैं। हमें इस बात को भी आज समझना होगा कि आखिर हमारे देश में लोग एनकाउंटर का समर्थन क्यों करते हैं। आज हम आपको पिछले साल की कुछ तस्वीरें याद दिलाना चाहते हैं। ये तस्वीरें हैदराबाद की हैं, जहां पुलिस ने गैंगरेप और मर्डर के कुछ आरोपियों का ऐसे ही एनकाउंटर कर दिया था और इसके बाद लोगों ने पुलिस के लिए तालियां बजाई, लोगों ने जश्न मनाया और पुलिस वालों पर इस तरह से फूल बरसाए थे, क्योंकि पुलिस वालों ने एक लड़की का गैंगरेप करने वाले कुछ लोगों को और उस लड़की को बाद में जलाकर मार देने वाले लोगों को एनकाउंटर में मार दिया था। हैदराबाद में आपको याद होगा, एक महिला डॉक्टर की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई थी और पुलिस ने ठीक उसी जगह पर ले जाकर हत्यारों का एनकाउंटर कर दिया। तब सिर्फ हैदराबाद में ही नहीं, पूरे देश में जश्न मनाया गया था। ज्यादातर लोग यही कह रहे थे कि ऐसे अपराधियों का यही हश्र होना चाहिए, यही अंजाम होना चाहिए। एनकाउंटर के ऐसे मामलों में हमेशा बहस होती है और वो ये होती है कि ऑन द स्पॉट फैसला करके सही किया गया है या गलत। फैसला कैसे होना चाहिए? ऑन द स्पॉट होना चाहिए, जैसे विकास के मामले में हुआ, जैसे हैदराबाद में हुआ, या फिर कानून के हिसाब से होना चाहिए जिसमें 10 साल, 20 साल, 30 साल भी लग सकते हैं और तब भी कोई गारंटी नहीं कि न्याय मिल ही जाए। इस बहस में निष्कर्ष निकाला जाता है कि सड़क पर एनकाउंटर के जरिए मिलने वाला न्याय हमारे लोकतंत्र के लिए आदर्श न्याय नहीं हो सकता। लेकिन लोग ये भी मानते हैं कि ऐसे एनकाउंटर से अपराधियों में एक खौफ पैदा होता है और वो ये होता है कि उनकी उम्र ज्यादा लंबी नहीं है। कभी ना कभी उनके जीवन में ऐसा दिन जरूर आएगा जब वो ऐसे ही मार दिए जाएंगे और लोगों में पुलिस के प्रति भरोसा पैदा होता है। लेकिन सवाल तो ये भी है कि अपराधियों के अंदर ये खौफ बिना एनकाउंटर के क्या नहीं आ सकता? अपराधी डरते क्यों नहीं? अपराधी कानून से क्यों नहीं डरते? अपराधी पुलिस से क्यों नहीं डरते? और अपराधियों को डराने के लिए क्या एनकाउंटर करने की ही जरूरत है तभी डरेंगे? अपराधी न्यायालय से क्यों नहीं डरते? न्यायालय से मिलने वाली सजा से अपराधी डरते क्यों नहीं? और अगर आम जनता अपराधियों से निपटने के लिए एनकाउंटर को ही आदर्श मानने लगी है तो फिर यह सवाल हमारे सिस्टम के लिए और भी खतरनाक है कि क्यों लोगों के अंदर ऐसी सोच आ रही है। और अगर लोगों में ऐसी सोच आ रही है तो फिर इस संविधान का क्या होगा? हमारी सीपीसी का क्या होगा? सीआरपीसी का क्या होगा? न्यायालयों का क्या होगा? न्याय देने का काम किसका है? हमें इस पर भी आज ध्यान देना होगा कि हमारी न्याय व्यवस्था में क्या क्या कमियां हैं और क्या उन कमियों की वजह से ही हमारे अपराधी न तो पुलिस से डरते हैं न अदालत से डरते हैं। देश की निचली अदालतों में किसी भी मामले की सुनवाई में औसतन 9.5 वर्ष का समय लगता है। आप में से अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अदालतों के चक्कर काटे हैं, वो अच्छी तरह से जानते होंगे कि न्याय कैसे मिलता है और न्याय मिलने में कितना समय लगता है। हाईकोर्ट में किसी केस की सुनवाई औसतन 4 वर्ष से अधिक समय तक चलती है। लोग ये तो कहते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, लेकिन कानून के इन लंबे हाथों से विकास दुबे जैसे अपराधी अक्सर फिसल जाते हैं, क्योंकि ऐसे अपराधियों के राजनीतिक कनेक्शन होते हैं और इनका ऐसा डर होता है कि कोई भी इनके खिलाफ अदालतों में गवाह बनने की हिम्मत करता ही नहीं। आज अगर विकास दुबे का एनकाउंटर नहीं होता और वो जेल चला जाता तो इसमें 2 बातें होती। या तो वो जेल से अपने अपराध का साम्राज्य चलाता, या फिर वो पहले की तरह ही कुछ दिनों के बाद जमानत पर जेल से वापस बाहर आ जाता और फिर दोबारा ऐसे ही लोगों की हत्या करता। यह संभव था कि वो अपना केस लड़ने के लिए बड़े बड़े वकीलों को रखता, क्योंकि उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। देश के बेहतरीन वकीलों की टीम उसके लिए काम करती। और जानते हैं ये वकील क्या कहते? सबसे पहले ये सारे वकील अदालत में ये साबित कर देते कि 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने वाले दिन, उस रात को विकास दुबे हत्या वाली रात को घटना स्थल पर मौजूद था ही नहीं, वो तो कहीं और था। और अदालत में यह साबित हो जाता कि विकास दुबे ने किसी को नहीं मारा। क्या आप ये चाहते थे? अगर विकास दुबे इस बार भी बच जाता तो बहुत मुमकिन था कि वो शायद एक दिन बड़ा नेता भी बन जाता, क्योंकि हमारे देश में यह परंपरा है कि अपराधी कुछ दिन जेल में रहते हैं,
फिर जेल से वो नेताओं के करीब हो जाते हैं और फिर जेल में बैठे बैठे या बाहर आकर भी कई बार चुनाव लड़ते हैं। कुछ वर्षों में वो अपने इलाके का शायद विधायक बन जाता और शायद किसी सरकार में मंत्री भी बन जाता। कुछ भी हो सकता था। अब इस देश के लोगों को यह सोचना है और इस देश में शासन चलाने वाले लोगों को यह सोचना है कि उन्हें कौन सा रास्ता अपनाना है, पहले वाला रास्ता जो लोकतांत्रिक रास्ता है या दूसरा रास्ता जो इंस्टेंट जस्टिस वाला रास्ता है जिसे यूपी पुलिस ने अपनाया। कल सुबह करीब 9 बजे उज्जैन में विकास दुबे को गिरफ्तार किया गया था और आज उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने सुबह 6:35 के आसपास उसका एनकाउंटर कर दिया। यानी विकास दुबे को जो डिस्काउंट मिला था उसकी लिमिट 24 घंटे से भी कम थी। विकास दुबे के एनकाउंटर पर हमारे ही देश के कुछ लोग ऐसे विलाप कर रहे हैं जैसे कोई कुख्यात अपराधी नहीं बल्कि उनके परिवार का कोई सदस्य, उनका कोई सगा आदमी मारा गया हो, जैसे कोई शरीफ आदमी की हत्या कर दी गई हो। विकास दुबे के इस एनकाउंटर ने भले ही कुछ लोगों को हैरान कर दिया हो, लेकिन कल ही हमने ये संभावना जताई थी कि जिंदा पकड़े जाने के बाद भी विकास दुबे को खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके दिन गिनती के ही रह गए हैं। और कल हम आपको इसी शो में ये बता रहे थे, विकास दुबे असल में बहुत डरपोक व्यक्ति था। विकास दुबे, हमने आपको तस्वीर तो उसकी दिखाई ही थी, उसे देखकर कोई मान ही नहीं सकता कि ये गैंगस्टर होगा। बंदूक का क्या है, बंदूक आप किसी के भी हाथ में दे दीजिए, एक उंगली दबाकर गोली चल ही जाती है। लेकिन विकास दुबे एक डरपोक अपराधी था और वो लोगों की तो हत्या करता था, लेकिन अपनी मौत से सबसे ज्यादा डरता था। और कल पूरे दिन विकास दुबे के मन में अपनी मौत का खौफ सबसे ज्यादा था। उसने सरेंडर इस तरीके से किया कि उसे मौत ना मिले, वो किसी तरीके से बच जाए। और सोचिए उसके दिमाग में कल क्या चल रहा था कि यूपी पुलिस को तो वो बाद में देख लेगा, उसका पहला मकसद ये है कि जिंदा किसी तरीके से वो अदालत तक पहुंच जाए। और एक बार अदालत में वो चला गया और एक बार न्यायिक हिरासत में आ गया, एक बार जेल में चला गया, तो वो बिल्कुल सुरक्षित रहेगा और उसके बाद उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सोचिए हमारे देश का अपराधी ऐसे सोचता है, उसे अदालतें सेफ लगती हैं, उसे जेल सेफ लगती है, उसे बस ये डर होता है कि रास्ते में ना मैं मार दिया जाऊं, अगर रास्ता भर मैं बच गया तो फिर मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन कल ही हमने ये आशंका रात को ये जताई थी कि उसे डर तो बहुत लग रहा है, हो सकता है वो ये सोच रहा हो कि अब वो बच जाएगा, लेकिन उसके दिन अभी भी ऐसा लगता नहीं कि ज्यादा दिन उसकी जिंदगी चलेगी। कल रात की एक छोटी सी क्लिप आपको दिखाते हैं। भगवान ने भी उसकी मदद करने से इनकार कर दिया और शायद यही वजह है कि ईश्वर की शरण में जाकर भी वो खुद को बचा नहीं पाया। जान तो उसकी बच गई, एनकाउंटर नहीं हुआ, लेकिन कितने दिन तक बचेगी ये कहना अभी भी मुश्किल है। अगर वो ये समझता है कि अब उसकी जान बच गई तो शायद ये उसकी गलतफहमी होगी। कल हमने आपको यही बात बताई थी, अगर वो ये समझ रहा था कि अब उसकी जान बच गई तो ये उसकी गलतफहमी थी और ये वाकई उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। इस एनकाउंटर पर हमारे देश के कई लोग सवाल उठा रहे हैं। इन लोगों ने यह मान लिया है, पहले से ही बिना किसी इंक्वायरी के मान लिया गया है कि यह एनकाउंटर फेक है, यह एनकाउंटर फर्जी है। लेकिन इन लोगों को शायद यह नहीं पता कि जब हत्या जैसे अपराध का कोई आरोपी पुलिस का हथियार छीनकर भागता है तो पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होती है और सीआरपीसी की धारा 46(2) और 46(3) के तहत पुलिस की गिरफ्त से भागने वाले ऐसे खूंखार अपराधियों पर आत्मरक्षा में गोली चलाने का प्रावधान है। यह पूरी तरीके से कानूनी है, फिर चाहे इस कोशिश में अपराधी की जान ही क्यों ना चली जाए। इतना ही नहीं, जो अपराधी ये जानते हैं कि उन्हें अदालत से सजाए मौत मिलना तय है, वो पुलिस की गिरफ्त से भागने की हर संभव कोशिश करते हैं और इसके लिए वो किसी की जान भी ले सकते हैं। इसलिए आज इन लोगों को यह सोचना चाहिए कि अगर ये अपराधी भाग जाता तो यही लोग कानून व्यवस्था और समाज के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता था ये आदमी। और अगर विकास दुबे पुलिस की गिरफ्त से भाग जाता तो खुद को बुद्धिजीवी और बड़े बड़े पत्रकार कहने वाले यही लोग पुलिस की आलोचना कर रहे होते और पूरे पुलिस विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते। पिछले कई दिनों से आपने बहुत सारे पत्रकारों को देखा होगा, किसी ने लिखा कि विकास दुबे नेपाल भाग गया है, किसी ने लिखा विकास दुबे किसी न्यूज चैनल के स्टूडियो में सरेंडर करने वाला है, किसी ने लिखा कि वो दिल्ली में
छुपा हुआ है, किसी ने लिखा उसे कुछ नेता उसकी मदद कर रहे हैं। जानकारी किसी को कुछ नहीं थी, लेकिन हर पत्रकार, हर बुद्धिजीवी इस मामले में एक्सपर्ट बना हुआ था। जो लोग इस एनकाउंटर पर यह कहकर सवाल उठा रहे हैं कि यह एक अपराधी के मानव अधिकारों का उल्लंघन है, क्या उन्हें पीड़ितों के मानव अधिकार जरूरी नहीं लगते? अगर कोई अपराधी एक आम आदमी से उसके जीने का हक छीन लेता है, क्या इसे छोटा मोटा अपराध माना जाएगा? विकास दुबे कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं था। एक गैंगस्टर के रूप में उसका करियर 30 वर्षों का था और इस दौरान उस पर करीब 60 मुकदमे दर्ज हुए, जिनमें हत्या के 5 मुकदमे थे। विकास दुबे जब पहली बार इतनी चर्चा में आया, तब उसने वर्ष 2001 में कानपुर के शिवली पुलिस स्टेशन के अंदर बीजेपी के ही एक बड़े नेता की दिन दहाड़े हत्या कर दी थी। सोचिए, थाने में घुसकर हत्या की थी। बीजेपी के इस नेता का नाम था संतोष शुक्ला, जिन्हें उस समय की उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था। इस हत्याकांड के कुछ महीनों के बाद विकास दुबे ने एक स्थानीय अदालत में मर्डर कर दिया और कहा जाता है कि जिस समय विकास दुबे सरेंडर कर रहा था, तब उसके साथ कई स्थानीय नेता भी मौजूद थे और कुल मिलाकर यह साबित करने की कोशिश की जा रही थी कि पुलिस विकास दुबे को नहीं, उसने खुद सरेंडर किया है। ठीक वैसे ही जैसे कल उज्जैन में विकास दुबे ने यह साबित करने की कोशिश की कि पुलिस उसे पकड़ नहीं सकती, उसने खुद आत्मसमर्पण किया है। उस समय भी विकास दुबे पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था और उसके एनकाउंटर की तैयारी कर ली गई थी। लेकिन सरेंडर के बाद जब पुलिस विकास को लेकर थाने पहुंची, तो स्थानीय लोगों ने पूरे थाने को घेर लिया, क्योंकि लोगों को डर था कि पुलिस कहीं विकास दुबे का एनकाउंटर ना कर दे। लेकिन संतोष शुक्ला हत्याकांड में 4 साल जेल में रहने के बाद इस हत्यारे को रिहा कर दिया गया और इसकी वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इसकी वजह यह थी कि जो 25 पुलिस वाले इस हत्याकांड के चश्मदीद गवाह थे, वो एक एक करके मुकरते चले गए और यहां तक कि एक ऐसा समय आया जब किसी मामले का जांच अधिकारी यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर खुद अपनी ही जांच से पलट गया। यानी इस मामले का जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, वो अपनी जांच से पलट गया। इतना ही नहीं, संतोष शुक्ला के गनर, उनका पर्सनल स्टाफ और संतोष शुक्ला के साथ चलने वाले सुरक्षा कर्मियों ने भी विकास दुबे के पक्ष में अपनी गवाही दी थी। उस समय हमारे देश के सारे बुद्धिजीवी कहां गए थे? इस हत्याकांड के 4 साल बाद जब विकास दुबे को रिहा किया गया अदालत से, उस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव। कहा जाता है कि संतोष शुक्ला हत्याकांड के बाद ही विकास दुबे नेताओं की नजरों में चढ़ गया था और उसे भरपूर राजनीतिक संरक्षण दिया जाने लगा और नेता उससे पूरा काम लेने लगे। विकास दुबे को राजनेताओं का संरक्षण इस कदर हासिल था कि वो खुद एक दिन बड़ा नेता बनना चाहता था। यह ख्वाहिश उसके मन में भी थी और कहा जाता है कि विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे को समाजवादी पार्टी की आजीवन सदस्यता भी मिल गई थी। हालांकि समाजवादी पार्टी अब इससे इनकार कर रही है। इसके अलावा 2002 में ही विकास दुबे ने कानपुर के एक स्थानीय नेता लल्लन वाजपेयी पर जानलेवा हमला किया था। वर्ष 2000 में एक स्कूल प्रिंसिपल की हत्या में भी विकास दुबे का नाम आया था और उससे पहले वर्ष 1992 में भी एक युवक की हत्या के मामले में उसकी गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन इस दौरान 10 से 12 बार जेल जाने के बावजूद वो कभी सबूतों के अभाव में छूट जाता था, या फिर उसे आसानी से बेल मिल जाती थी, या फिर पुलिस उसके खिलाफ मजबूत केस बना ही नहीं पाती थी।